नमस्कार, जी न्यूज के खास शो यूपीएससी के धुरंधर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। कहते हैं कि मेहनत अगर खामोशी से की जाए तो सफलता शोर मचा देती है। आज देश के 958 युवाओं के घरों में कामयाबी का वही शोर गूंज रहा है। यूपीएससी 2025 के नतीजे आ चुके हैं और इस बार राजस्थान की तपती धूप से एक ऐसा हीरा निकला जिसने पूरे देश में चमक बिखेरी है। नाम है अनुज अग्निहोत्री। अनुज ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया है। जी न्यूज स्टूडियो में हमारे साथ यूपीएससी के टॉपर्स हैं वो युवा जो आपको बताएंगे इस सफलता के पीछे उनका संघर्ष क्या रहा। जो बच्चे यूपीएससी का सपना देख रहे हैं उनके लिए टिप्स क्या है, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। आज देश को नए सारथी मिल गए हैं। यूपीएससी 2025 का परिणाम आ चुका है। 958 चेहरों पर आज मुस्कान है, लेकिन जिस एक नाम की गूंज पूरे देश में है वो है अनुज अग्निहोत्री। राजस्थान की वीरधरा चित्तौड़गढ़ और वहां का छोटा सा कस्बा रावत भाटा। आज इस कस्बे ने देश को अपना नया प्रशासनिक अभिमन्यु दिया। अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया है। यूपी के बुलंदशहर में भी लोगों में उत्साह है। इस बार जिले से 4 छात्रों ने यूपीएससी क्लियर किया। इनमें सबसे शानदार नाबिया परवेज हैं, जिनको ऑल इंडिया 29वीं रैंक मिली है। इसके अलावा पारस भाटिया को 937वीं रैंक मिली। पारस बुलंदशहर में सिकंदराबाद के रहने वाले हैं। उनके पिता एक व्यापारी हैं, लेकिन उनकी सफलता में हर कोई खुश है। वहीं मेरठ के रहने वाले तुषार गिरी ने भी 395वीं रैंक हासिल की। तुषार की सफलता से पूरा परिवार खुश है। इसके अलावा उत्तराखंड में भी खुशी की लहर है। चंपावत के रहने वाले अनुज पंत ने 69वीं रैंक हासिल की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अनुज को फोन पर बधाई दी। उनका परिवार गाजियाबाद में रहता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले गर्व गर्ग ने भी 192वीं रैंक हासिल कर परिवार और शहर का नाम रोशन किया। यूपी के रामपुर के रहने वाली किसान की बेटी गुलफिजा ने यूपीएससी में 535वीं रैंक हासिल की। गुलफिजा के पिता मंजू खान पेशे से किसान हैं और सीमित संसाधनों के बीच उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई में हमेशा साथ दिया। यूपीएससी के सभी टॉपर सिर्फ अधिकारी नहीं बने, ये कल के भारत की नींव है। हम इन सभी सफल उम्मीदवारों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो अगर आपके अंदर भी आग है तो याद रखिए, सफर मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। तो संघर्ष का रास्ता कामयाबी की मंजिल तक कैसे पहुंचा, मोटिवेशन क्या था, पढ़ाई को लेकर रणनीति क्या रही, सोशल मीडिया से जुड़ाव था या सोशल मीडिया से पूरी तरह से ये टॉपर्स कटे हुए थे, और आखिर किस तरह से यूपीएससी जो कि सबसे कठिन परीक्षा मानी जाती है वो क्रैक किया जाता है। तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे साथ खुद खास मेहमान जो इस वक्त के टॉपर्स हैं, गर्व गर्ग, ऑल इंडिया रैंकिंग 192 उनकी है। बहुत स्वागत है गर्व आपका और शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से आपको। और साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में है तुषार गिरी जी जिनका रैंक है ऑल इंडिया 395, और इसी तरह से हमारे साथ पारस भाटिया हैं जिनकी रैंक है 937। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। पहला सवाल तुषार मैं आपसे लेना चाहूंगा, क्या सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए रहा था? सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे लिए रहा था कि जो पहले उद्देश्य से जब मैंने शुरू की थी पढ़ाई कि आई हैव टू डू पब्लिक सर्विस, ओके, तो दैट इवन इफ आई एम एबल टू हेल्प, एक किसी की भी अगर मैं हेल्प कर पाऊँ इन वॉट एवर कैपेसिटी, तो वो मोटिवेशन बहुत बड़ा था मेरे लिए। बिकॉज अभी भी हमारे देश में देर आर पीपल जिन्हें बहुत ज़रूरत है बेसिक नेसेसिटीज़ की, तो दैट वॉज द मोटिवेशन जो बहुत बड़ा रहा था मेरे। जी गर्व, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, सबसे अहम आपने बताया कि रात में आप 9 घंटे तक पढ़ाई किया करते थे, तो 9-10 घंटे की रात होती है उसमें आप पूरी रात पढ़ाई करते थे, ये कैसे मैनेज करते थे टाइम पीरियड आप? सर मुझे लगता है कि मैं दिन के बजाय रात में ज़्यादा फोकस कर पाता था जी। तो मैं अपना टाइम, मैंने अपना शेड्यूल इस तरह से एडजस्ट करा था कि आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम 12 PM to
5-6 इन द मॉर्निंग। तो इससे मेरी स्लीप भी पूरी हो जाती थी 6-7 घंटे की, और डिस्टर्बेंस भी बहुत ज़्यादा कम रहता था क्योंकि रात में बहुत कम डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, आप कहीं जा नहीं सकते, आपसे कोई बात करने नहीं आएगा, इसलिए आई थिंक दैट वाज वेरी सूटेबल फॉर मी। पारस के बारे में खास बात यह है कि पारस आप जॉब भी कर रहे थे, और जॉब के साथ पढ़ाई करना, तैयारी करना, ये कितना बड़ा चैलेंज था? ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था मेरे लिए कि मेरे को जॉब मैनेज करने थे, जो वहाँ टारगेट्स मिल रहे हैं उसको भी पूरा करना है, जो अपने पर्सनल टारगेट्स हैं यूपीएससी के लिए उनको भी पूरा करना है। तो इसमें मेंटरिंग का काफ़ी अच्छा मेरा रोल रहा है इसमें। तो मैं सुबह और शाम का अपने शेड्यूल रखता था पढ़ाई के लिए कि कब मेरे को कितना टारगेट पूरा करना है, और मेरा यही होता था सोने से पहले अपने टारगेट्स मैं पूरे ज़रूर करूँ, तभी मेरे को था कि यूपीएससी क्लियर हो सकता है। अगर मैं यहाँ लैग कर गया तो मैं पिछड़ जाऊंगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन था कि जॉब के साथ साथ काम यूपीएससी की तैयारी करने तो 9-10 घंटे का ऑफिस अमूमन रहता है सबका आमतौर पर, इसके साथ ही आप फिर कितने घंटे पढ़ते थे रोज? मेरे जॉब का टाइम टेबल यही रहता था, 6 से रात को 12 बजे तक मैं पढ़ता था, बस बीच में डिनर के लिए ब्रेक लेता था। उसके अलावा मेरे को पता था कि मेरे पास यही टाइम है क्योंकि अगले दिन वापस सुबह उठ के मेरे को ऑफिस जाना है। इसके अलावा मैं जो वीकेंड्स होते थे या पब्लिक हॉलीडेज होती थी जो हमें मिलती हैं, उनका अच्छे से उपयोग करता था कि मैं अपने टेस्ट सीरीज या और कोई मॉक्स अगर देने हैं तो उनमें दूँ, ताकि मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से बैलेंस कर सकूँ। ठीक है। गर्व, हमने पढ़ा कि आपकी बहन आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन बनी। वुमेन्स डे के मौके पर अपनी सिस्टर के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और वो मोटिवेशन बहन के जरिए आप तक कैसे पहुंची? जी सर, मेरी सिस्टर्स मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन थी। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, या तो वो इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, या फिर आपको कहीं पे गाइडेंस की कमी हो। उसके लिए आपके सिस्टर्स जो कि आपके इतने क्लोज हैं, आप उनसे कुछ भी बात कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तब मेरी सिस्टर्स ने ही मुझे बताया था कि तुम्हें ऐसा पढ़ना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, या तुम कर सकते हो। बीच में कई सारे मौके आते हैं जहां आपको लगता है कि पता नहीं आपसे होगा नहीं होगा, तो ऐसे मौके पर आपके अपने ही आपके काम आते हैं। इसलिए वुमेन्स डे है तो आई थिंक माय सिस्टर्स आल्सो डिजर्व क्रेडिट। ये देखिए, एक ताली बजाने वाली बात कही गर्व ने, अपनी क्रेडिट जो है उन्होंने संघर्ष का अपनी बहनों को दिया है। तुषार, मैं आपसे भी यही सवाल लूँगा। हमें 2019 याद आता है, आपकी माँ वेंटिलेटर पर थी, इसके बावजूद आपने 12th में टॉप किया था। अपनी माँ के उसी मोटिवेशन की वजह से आज कामयाबी का भी दौर, और साथ ही माँ को मिस भी कर रहे होंगे आप वुमेन्स डे पर? जी डेफिनेटली, मदर आई थिंक सबकी माँ बहुत मतलब क्लोज होती हैं, तो दैट गोज़ विदाउट सेइंग, वो तो कहने की बात नहीं है। एंड शी मतलब वो अभी भी मोटिवेशन का पार्ट है, बिकॉज आप पेरेंट्स को भी भूल नहीं सकते, वो आपके साथ हैं या नहीं हैं। तो वो मोटिवेशन रहता है, जो भी वैल्यूज़ मैंने उनसे प्राप्त की हैं वो ताउम्र मेरे साथ रहेंगी। इस पेपर में आगे जब भी सर्विस में जाऊंगा तो दोज वैल्यूज़ विल बी विद मी, वो वैल्यूज़ सारी रहेंगी मेरी, कि लोगों की मदद करना, सबसे अच्छे से बात करना, किसी को भी नीचा नहीं समझना, तो इक्वालिटी और ये सब वैल्यूज़ मेरे पे ताउम्र रहेंगी। तो डेफिनेटली मदर इज़ समवन विच आप कभी भूल नहीं सकते हो। पारस, एक और पहलू समझाएगा। अब तक हम ये देखा करते कि जो भी सिविल सर्वेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स हैं, वो सोशल मीडिया से एक दूरी बना कर रखते थे ताकि वो डीमोटिवेट ना हो या अपने रास्ते से भटक ना जाए। आप सोशल मीडिया को और इंटरनेट को एक मददगार तौर पर देख रहे हैं, क्या रीजंस इसके हैं सर? हम सोशल मीडिया का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है हमारी प्रिपरेशन के दौरान भी, भले हमें एक उचित दूरी उससे बना के रखनी पड़ती है कि हम जो चैट्स ना करें या दिन भर रील स्क्रॉल ना करें। आपने आखिरी बार रील कब देखी थी पारस? हाँ जी, आपने आखिरी बार रील कब देखी थी? अब तो मुझे याद भी नहीं मैंने आखिरी बार रील कब शेयर करी थी या कब ये अकाउंट बनाया था मैंने। लेकिन बस इसमें खाली यूट्यूब का अगर इस्तेमाल हम ढंग से करें तो ये काफ़ी बेनिफिट रहता है। और आजकल तो एआई का ज़माना है, तो एआई भी अपने एकेडमिक्स में कोई चीज़ समझ नहीं होती, लेकिन हमें ये समझना होगा, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, बाउंड्रीज बनानी होंगी सोशल मीडिया से कि कहाँ हमें रुकना है, वो हमें पता होना चाहिए। गर्व, क्या आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं? 9 घंटे की पढ़ाई में सोशल मीडिया का टाइम मिलता था? जी सर, मैंने कभी सोशल मीडिया बंद नहीं करा है, और ज़्यादातर टाइम मतलब मेरा दिन में 2-3 घंटा स्क्रीन टाइम होता ही है सोशल मीडिया या यूट्यूब मिला के। इसको मैंने सोचा कि एक प्रोडक्टिव तौर पे यूज़ करूं। तुषार, आप रील चलाते हैं, स्क्रॉल करते हैं?
डेफिनेटली मैं रील चलाता हूँ, बट आप सोशल मीडिया को अगर जैसे हमारे गवर्नमेंट के पेजेस हैं, PIB हो गया, न्यूज़ चैनल के पेजेस फॉलो करते हैं तो एंटरटेनमेंट के साथ आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है। इंफोटेनमेंट से आप तो जुड़े रहते हैं। इन्फोटेनमेंट व्हाट आई वांटेड। AI का इस्तेमाल कितना अभी के दौर में हो रहा है तैयारी के लिए? अभी सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है एंड इट इज़ आपको बहुत हेल्प करेगी अगर आप राइटली यूज़ कर रहे हो। चैट GPT हो गया, जेमिनाई हो गया, तो आपको पढ़ाई में बहुत हेल्प मिलती है कॉन्सेप्ट समझने के लिए। तो आज के दौर में टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको हेल्प भी करेगी एंड जैसा पारस ने कहा था दैट आपको एक लाइन भी ड्रॉ करनी है, आप पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते उस। तो चलिए इन बच्चों से जानते हैं कि उनके जहन में इन टॉपर्स के लिए क्या सवाल है। कौन सवाल पूछना चाहेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ कि अक्सर यूपीएससी की तैयारी करते समय ये कहा जाता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप वही लीजिए जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी ऑप्शनल सब्जेक्ट वो नहीं लेना चाहता जिसमें वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव विच वन कैन चूज while selecting the optional subject, and what are the things which one should look upon while selecting the optional subject, as it creates a major role while setting the merit? जिस फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करी है उसी में ऑप्शनल लेना है, दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। जैसे आपने बताया आपका ऑप्शनल इकोनॉमिक्स है, हाउएवर इकोनॉमिक्स काफ़ी लोग ले रहे हैं, बट आपको उस ऑप्शनल की तरफ जाना चाहिए, पहले सिलेबस देखना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट थोड़ा डेवलप हो। इंटरेस्ट डेवलप के साथ आप PYQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वेदर आपका क्वेश्चन देखने के बाद कुछ एनालिसिस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। एंड द सेकंड क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी शुड चूज आवर ऑप्शनल, तो पहला तो रिसोर्सेज होनी चाहिए उस ऑप्शनल की। कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनकी रिसोर्सेज नहीं है, काफ़ी कम है। देन वेदर द गाइडेंस इज़ अवेलेबल फॉर दोज ऑप्शनल, की गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। और अल्टीमेट जो बेसिक आपका क्राइटेरिया है, आपका इंटरेस्ट कितना है। काफ़ी लोग टॉपर्स को देख के ऑप्शनल ले लेते हैं, बट बाय फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट वो अपना ऑप्शनल चेंज कर लेते हैं, तो उसमें 1-2 साल आपके वेस्ट हो जाते हैं। तो दीज पैरामीटर यू शुड कंसिडर कि जिसमें रिसोर्सेज अवेलेबल हो, गाइडेंस अवेलेबल हो एंड आपका इंटरेस्ट हो बेसिक। यानी टॉपर से मोटिवेशन लेना है, लेकिन हर चीज़ सीखनी हो ये ज़रूरी नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। आपका क्या सवाल है, किससे है? मेरा क्वेश्चन तुषार सर से है। मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी दैट हेल्प्ड यू क्लियर द एग्जाम? सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी इज़ डिसिप्लिन। आप अपना डेली रूटीन बनाइए एंड उस पर स्टिक करिए, ट्राई टू कंप्लीट दैट। आप अगर 8 घंटे का रूटीन बना रहे हैं तो ट्राई करिए 8 घंटे पढ़ने का। जो आपने स्लॉट्स बनाए कि इस स्लॉट में मेरे को जनरल स्टडीज़ करना है, ऑप्शनल करना है, क्योंकि आप मंथली प्लान बना रहे हैं अलग बात है, बट डेली टारगेट्स अगर आप अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्रिएट कर देते हैं प्रॉब्लम। बिकॉज जैसे कहते हैं बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, तो डेली टारगेट अगर आप अचीव करते रहेंगे तो अल्टीमेटली आपका मोटिवेशन भी आपको कंटिन्यू रहेगा और आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर मेरा एक सवाल आपसे है, कब आपके जहन में यह आया कि आपको ऑफिसर बनना है, सिविल सर्वेंट बनना है, और उस दौर से, उस वक्त से आपने तैयारी में बदलाव क्या किया? सर मैंने मेरी सिस्टर ने ट्राई करा था 10 साल पहले, बट उनका नहीं हो पाया था। तब मुझे लगा था उनकी बुक्स देखकर कि मुझे लगता है मैं अच्छा कर पाऊंगा और सोसाइटी के लिए एक चेंज ला पाऊंगा। तभी से मैंने थोड़ा थोड़ा NCERT पढ़ना शुरू कर दिया था, बट मैंने मेजर जो तैयारी शुरू करी वो 2021 जून से शुरू करी सर। ठीक है, और किसी के मन में सवाल है किसी गेस्ट के लिए? क्या पूछेंगे आप किससे? जी नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब भी हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं, न्यूमरस रिसोर्सेज, न्यूमरस बुक्स। तो सर एक टॉपिक के लिए हमारे पास काफ़ी मतलब कंटेंट हो जाता है, तो किस प्रोसेस से हम उसको कम करें और फाइनलाइज कैसे करें कि ये कंटेंट हमारा फाइनल है? देखना पड़ेगा कि कौन सा सबसे रिलायबल सोर्स है, कौन सा स्टैट्स वाइज सही है, कौन सा करंट से को रिलेट कर रहा है अपने उस टॉपिक में। तो फिर अपना जो सोर्स है वाइजली चूज़ करना होगा, और उसमें मेंटरिंग की अगर हम हेल्प ले सकते हैं, भले शर्माना नहीं चाहिए, क्योंकि हम जैसे कहते हैं जिसने करी शर्म उसे फूटे कर्म। तो हमें अपने मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमें खुद से नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा समय इसमें बर्बाद हो सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि हम मेंटरिंग लें, समझें कि क्या ज़रूरी है उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, तभी उस पर आगे स्टिक करें और आगे कंसिस्टेंट रहें उस पर। ठीक, हमारे साथ गर्व भी लगातार बने। गर्व से कौन सवाल पूछना चाहेगा? जी नमस्कार सर। सर मेरा नाम राजेंद्र प्रताप है, मैं मुखर्जी नगर से आया हूँ सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि प्रीलिम्स को लेकर के सर आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, और सर मेंस को लेकर के क्या स्ट्रेटजी थी सर, और फिर इंटरव्यू को लेकर के, जैसे जो भी मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसमें 3 मतलब प्री के लिए और मेंस के लिए और इंटरव्यू से रिलेटेड उस सब्जेक्ट से पूछे गए थे नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है सर।
प्रीलिम्स के लिए मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि मैं 150 मॉक लगाऊंगा। 5 महीने अपने लिए मैं प्रीलिम्स के लिए रिजर्व रखता था, 150 दिन। उसमें मैं कोशिश करता था कि सिलेबस का हर पार्ट 4 बार पढूं और करंट अफेयर्स कोई भी 2 बड़ी कोचिंग की कंपाइलेशन ले लेता था और उन्हें 2 या 3 बार पढ़ने का ट्राई करता था। बाकी यूट्यूब पे करंट अफेयर्स देखता था और उनके साथ मैंने कभी ज़्यादा प्रीलिम्स के लिए नोट्स बनाने का फोकस नहीं करा है। बस कुछ फैक्ट्स होते थे तो उन्हें रजिस्टर में लिख लेता था जस्ट फॉर अ फाइनल लुकअप। बाकी मेंस के लिए मैंने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी थी और हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक सिलेबस के हर एक पार्ट के लिए मेरे पास नोट्स रेडी थे। चाहे उस पे से मुझे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर कुछ भी पूछ लिया जाए तो मेरे पास उसके लिए कंटेंट रेडी था। साथ में टाइम टू टाइम डेटा अपडेशन और क्रिएटिव वेज टू राइट, एआई की मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी, खास करके एथिक्स और एसे के लिए, जिसमें मैं सर्च कर देता था कि लव के ऊपर 10 बुक्स बता दीजिए और उसकी समरी बता दीजिए, फिर मैं उसे डायरेक्ट एज इट इज़ एसे में कॉपी कर देता था। और ऑप्शनल के लिए एक मैंने स्टैंडर्ड सोर्स पकड़ा था, मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है तो उसमें ज़्यादा कुछ चेंज तो होता नहीं है, बस एक ही चीज़ को बार बार आपको रिफाइन करना है। और ख़ासकर मैंने आंसर राइटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करा था। मैंने 2 मीन्स दिए हैं और दोनों मीन्स में लगभग मैंने 50-50 मार्क्स लगाए थे बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करा। साथ में इंटरव्यू के लिए मैंने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करी थी, मैंने उससे जो मेरा डैफ था बस उस डैफ को तैयार करा था। उस डैफ में मुझसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं करीब मैंने 400-500 क्वेश्चंस रेडी करे थे अपने लिए। चलिए, हमारे साथ पुलकिता गोपाल भी कनेक्ट हो चुकी हैं जिनकी रैंकिंग है AIR 828। पुलकिता, बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहला संदेश उन नए बच्चों के लिए क्या देना चाहेंगी जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं? गुड आफ्टरनून सर। मेरा संदेश यही है कि बस हमें देश की सेवा करनी है और एक ये ऐसी जॉब है जहां हम अपने आप को बहुत अच्छे समर्पित कर सकते हैं हमारे हिंदुस्तान के लिए। पुलकिता, सोशल मीडिया का यूज आपने भी बताया कि सोशल मीडिया जो है वो एक तरह से यूज करके भी हम आगे तैयारी कर सकते हैं, ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लगता है? हाँ जी, सोशल मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, स्पेशली आफ्टर कोविड तो काफी एक बूम आया है इस इंडस्ट्री में एजुकेशन के परस्पेक्टिव से अगर हम देखें तो जितने भी यूथ हैं अगर वो एक बार को अफोर्ड भी नहीं कर सकते एजुकेशन तो यूट्यूब पे जाके बहुत सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट है और उससे हम अपनी डिजायर सर्विस या प्रोफेशन में हम जा सकते हैं। तो ये थी यूपीएससी के वो धुरंधर जिनसे आपने सुना समझा संघर्ष के रास्ते को तय कैसे करना है, सफलता का मूल मंत्र क्या है। फिलहाल इस चर्चा में, इस बातचीत में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।